अपील का क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है, अपील का राइट किन किन मामलों में मिलता है, किन मामलों में अपील नहीं की जा सकती है, अपील के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, डिक्री का अपील होगा, ऑर्डर का अपील होगा, जजमेंट का होगा या नहीं होगा, या सारे का अपील हो सकता है, वो सारे प्रोविजंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग जरा बात कर लें अपील के कॉन्सेप्ट की। लेकिन आपको बताएं कि अपील का बड़ा बुरा हाल है अभी हिंदुस्तान में। हर एक हाई कोर्ट में अगर आप जाएं तो सिविल अपील आपको, बहुत 40 साल पुराना सिविल अपील आपको मिल जाएगा। और मतलब आप कह सकते हैं कि अपील पेंडिंग ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 30 साल, 40 साल, 50 साल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक शो करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड रुकिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। हालांकि ये अपील जो है, मैं आपको बताऊं कि 40 साल से पेंडिंग होते हैं, कहीं कहीं 50 साल से पेंडिंग होते हैं, कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा समय से पेंडिंग रहते हैं सिविल अपील। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते भाई अपील क्यों पेंडिंग रहता है। इवन आई कांट अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि क्या कारण हो सकता है अपील के लंबे समय तक पेंडिंग रहने का। अब ये तो कोर्ट में पता चल सकता है। नाउ, अब चलिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लें कि अपील का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक चीज़ फिर से मैं आपको बताऊं कि अपील जो टर्म है इसका डेफिनेशन एज सच नहीं दिखाई दिया हुआ है। इट इज़ नॉट डिफाइंड इन सीपीसी। सो नॉट डिफाइंड, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। सीपीसी में अपील टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है। तो अपील क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अपील? अपील इज नथिंग बट इट इज़ द जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीजन। अपील क्या होती है कि नीचे की कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, कोई फैसला दिया, जजमेंट दिया, और उसका, उस डिसीजन का, उस जजमेंट का अगर हायर कोर्ट उसका जुडिशियल एग्जामिनेशन करती है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अपील। तो वी कैन से अपील का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अपील? अपील इज नथिंग बट इट इज द जुडिशियल एग्जामिनेशन, judicial examination. Appeal is nothing but it is the judicial examination of the decision by higher court, by higher court of the decision, of the decision of an inferior court. So inferior court के डिसीजन का अगर जुडिशियल एग्जामिनेशन हायर कोर्ट करती हैं, देन इट इज बेसिकली कॉल्ड एज अपील। और अपील में जाता कौन है? एनी अग्रीव्ड पार्टी। सो अपील का प्रोसीजर अगर कोई इनिशिएट करता है, प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है, तो वो है अग्रीव्ड पार्टी। सो इट इज अ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय द अग्रीव्ड पार्टी इन द सुपीरियर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ए इंफीरियर कोर्ट। ओके, नाउ एक सवाल अक्सर पूछा जाता है प्रीलिम्स में, ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा आपको, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन एवरी टाइम इन अदर स्टेट्स, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन दैट अपील is not an inherent right, is not an inherent right. So now the question here is whether the appeal, whether to prefer an appeal before the higher court or the court or before the appellate court is an inherent right. The answer is no. कहने का मतलब बड़ा सीधा है कि क्या अपील फाइल करना हमारा एक नेचुरल राइट है, एक प्राकृतिक राइट है? द आंसर इज नो। इसका आंसर क्या है? अपील हमेशा तभी और केवल तभी की जा सकती है जबकि किसी लॉ के अंदर ये प्रोविजन दिया गया हो। सो अपील इज नथिंग बट इट इज अ राइट, एंड इट इज सच अ राइट विच इज क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट। अपील वो राइट है जो कि स्टैट्यूट के द्वारा क्रिएट की जाती है, और इवन यू कैन से अपील इज ए स्टैट्यूटरी राइट। अपील क्या है? तो एक स्टैट्यूटरी राइट है। नाउ अब ये जो बात मैंने आपको बताई कि अपील तभी तक की जा सकती है जब स्टैट्यूट में इसका प्रोविजन दिया गया हो। इफ देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील इन द स्टैट्यूट, नो वन कैन प्रेफर एन अपील, अपील नहीं फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक केस हम लोग यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। द केस इज अनंत मील्स, अनंत मील्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। Anant Mills Company Limited versus State of Gujarat 1975. This is the case. In this case, Supreme Court held
that there is no right of appeal unless it is provided by this statute. So it is held by the Supreme Court that there is no right of appeal unless it is provided by the statute. So there is no right of appeal unless it is provided by the statute. Now इसमें और सारी बातें कही गई हैं. अब एक और चीज मैं यहाँ पर आपको शेयर कर देता हूँ. जब कभी भी हम अपील फाइल करते हैं तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द अपील. अपील का नेचर क्या होता है. नेचर ऑफ अपील के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और ये बहुत फेमस जजमेंट है और ये लैंडमार्क जजमेंट भी है और आपको ध्यान भी रखना चाहिए. नेचर ऑफ अपील, नेचर ऑफ अपील से रिलेटेड एक जजमेंट है एंड दिस इज शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेज स्वराज डेवलपर्स and this is the case reported in the year of 2003 SCC. Okay, so Shiv Shakti Cooperative Housing Society versus Swaraj Developers 2003. In this case सुप्रीम कोर्ट ने नेचर ऑफ अपील के बारे में डिस्कशन किया. अपील का नेचर क्या होगा. सबसे पहली बात, द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर इज अपील इज नथिंग बट इट इज ए राइट and it is such a right which is always created by this statute. So right of appeal is a substantive right. First of all, it is a substantive right, not a procedural one, but it is a substantive right. Okay, number one. Number two, a right of appeal is a matter of substance and not a procedure. मैंने पहले बोला वही बात यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ फिर से. A right of appeal is a substantive right, it is not a procedural one. Right of appeal is not an inherent right. It is not an inherent right, but it is statutory one. But it is conferred by statute. It is conferred by statute. ये स्टैट्यूट के द्वारा कंफर्म होगा. द लास्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपील क्या होता है. अपील का मतलब तो दो तरीके से समझ सकते हैं. एक तो मैंने आपको बता दिया कि अपील इज नथिंग बट इट इज द जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीजन बाय द हायर कोर्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट. ये तो क्लियर है. अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेशन, अपील इज नथिंग बट इट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग. कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग. फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपील इज नथिंग बट अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग. कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग. इट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग. सो बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया अपने को. अपील क्या होती है, अपील का डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया, अपील का नेचर आपको मैंने बता दिया, अपील का राइट मैंने बता दिया कि राइट टू अपील इज नॉट ए इट इज नॉट इनहेरेंट राइट बट इज ए सब्सटेंटिव एंड इट इज ए सब्सटेंटिव राइट. इट इज ए स्टैट्यूटरी राइट. नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. जैसे ही हम लोगों ने कह दिया कि भाई अपील का जो राइट है, राइट टू अपील इज ए सब्सटेंटिव राइट और इट इज ए प्रोसीजरल वन, तो डेफिनेटली जो हमारा भारत का कानून है, भारत का जो लॉ है सिविल लॉ, उसमें कहीं ना कहीं इसके बारे में डिस्कशन किया गया है. उसमें कहीं ना कहीं पर इसका प्रोविज़न दिया गया है, उसके बारे में बात की गई है. तो चलिए बात कर लेते हैं सीपीसी में कहाँ पर इसका प्रोविज़न दिया गया है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. देखिए, सबसे पहली बात तो हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, चाहे वो सिविल लॉ हो या वो चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, वेदर इट मे बी अ सिविल लॉ, वेदर इट मे बी अ क्रिमिनल लॉ, we have to always remember in our mind that appeal is always, or right of appeal is always created by statute. Right of appeal is always created by statute.
अगर लॉ में, कानून में नहीं दिया गया है प्रोविजन, आप नहीं कर सकते हैं अपील। आप चाहे जितना भी चाह लें, उछल कूद कर लें, जितना भी अपना सर फोड़ना है फोड़ लें, लेकिन यू कैन नॉट गो फॉर अपील। हमेशा याद रखिएगा, ये सिंपल जनरल अपील की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डोंट बी कंफ्यूज विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ अपील। अब ये मत कंफ्यूज कर लेना कि सर हमारे पास एसएलपी तो है। सर एसएलपी है, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं है। एसएलपी, स्पेशल लीव टू अपील, स्पेशल लीव पिटीशन, ये सब है अपने पास। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है, ये सीपीसी का प्रोविजन नहीं है, ये सिविल लॉ का प्रोविजन नहीं है। नाउ अपील में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम अपील के कॉन्सेप्ट में जाएं, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री होती है। सो यहां पर हम डिक्री से लेके चलें तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, या इसी को हम लोग फर्स्ट अपील या शॉर्ट में एफए कहते हैं। तो जो आप केस लिस्ट वगैरह देखेंगे ना, हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें एफ ए लिखा हुआ मिलेगा। तो बहुत लोग परेशान होते हैं, यार ये एफ ए क्या होता है। सो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, एफ ए का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील, सो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ओरिजिनल डिक्री एकदम जनरल कंडीशन है, कुछ नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज वॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं, सिंपल जनरल डिक्री पास हुई है सिविल कोर्ट की तरफ से। उसके बाद हम अपील पर जाते हैं, तो ये कहलाती है अपील, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट अपील। एंड दिस इज द प्रोविजन गिवन इन सेक्शन 96 एंड दिस मस्ट बी रीड विथ ऑर्डर 41। सो फर्स्ट अपील का प्रोविजन आपने को अपने को मिलेगा ना, सेक्शन 96 और ऑर्डर 41 में मिलेगा। नंबर टू, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड अपील। सेकेंड अपील का कॉन्सेप्ट क्या है? सेकेंड अपील का कॉन्सेप्ट मिलता है सेक्शन 100 टू सेक्शन 103। इसको हम रीड विथ करेंगे ऑर्डर 42 से। सेक्शन 100 टू 103 रीड विथ ऑर्डर 42। द थर्ड पॉइंट, ये देखिए मैंने पहले बताया आपको डिक्री से अपील, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिक्री से अपील, डिक्री से अपील, डिक्री से अपील। जब ओरिजिनल डिक्री से अपील होगी तो उसको हम फर्स्ट अपील कहेंगे। उसी में सेकंड अपील का भी प्रोविजन है। ठीक है, तो फर्स्ट अपील इज गिवन इन सेक्शन 96 रीड विथ ऑर्डर 41। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 96/41 ऐसे भी याद कर सकते हैं। 100 से 103/42 यानी 42, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जैसे आपको याद रखना है याद रख सकते हैं। इसके अलावा अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। सो ऑर्डर्स से अपील जब होती है तब की बात करते हैं, तो इसके लिए प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 104 रीड विथ ऑर्डर 43। सो एकदम सिंपल है, 41, 42 और 43, 41, 42 एंड 43। सो कंटिन्यूटी में है, कहीं भूलने का, कुछ भी भूलने का कोई चांस नहीं बनता है। चौथा, यहां से थोड़ा हट गया मामला, अगर इंडिजेंट पर्सन करता है अपील, गरीब आदमी करेगा अपील, इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट पर्सन अगर अपील करता है तो अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, दिस इज ऑर्डर नंबर 44। ठीक। नंबर 5, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करनी है, देन अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सो अपील टू सुप्रीम कोर्ट में काम आएगा सेक्शन 109। इसको आप रीड विथ करेंगे ऑर्डर नंबर 4545। ओके देन, ये हो गया हमारा अपील। तो अगर मैं आपको इसका एक सीधा सीधा डायग्राम आपको पकड़ा दूं, तो अपील कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे कैसे कब कब हो सकता है, इन व्हाट सर्कमस्टांसेज अपील कैन बी प्रेफर। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस याद रखना है क्या, एक तो याद रखिएगा डिक्री के ऊपर अपील होती है, दूसरा ऑर्डर के ऊपर अपील होती है बस। डिक्री में बात करेंगे तो ओरिजिनल डिक्री आती है, इसी में डिक्री के बेस पर हम चलेंगे। तो ओरिजिनल डिक्री से होती है तो उसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट अपील, उसके बाद होगा सेकेंड अपील। ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर से प्रीफर की जाती है अपील, एंड दिस इज इन सेक्शन 104 ऑर्डर 43। फर्स्ट अपील है 96/41 में, और यहाँ पर होगा 100 से लेके 103/42। कुछ नहीं है, सिंपल है। ओके 42। अब देखिए, अब कुछ हम उन सिचुएशंस की बात करेंगे, वी आर नाउ डिस्कसिंग दो सिचुएशंस जहां पर हम अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। So there are certain circumstances, there are certain instances where there is no right to appeal under CPC.
सो कहाँ पर नहीं फाइल की जा सकती है, किस पोजीशन में नहीं की जा सकती है, इसका सीधा सीधा मैं आंसर दे देता हूँ। नंबर वन, इफ देयर इज कंसेंट डिक्री, कंसेंट डिक्री, कंसेंट डिक्री, वन मोर टाइम, कंसेंट डिक्री। अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने, इफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट consented or compromise on certain terms and condition and the basis of that compromise, अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने कॉम्प्रोमाइज इनमें इंटर किया, कॉम्प्रोमाइज किया अपने मैटर पर। कॉम्प्रोमाइज का मतलब मैंने पहले बता रखा है, कॉम्प्रोमाइज इज नथिंग बट इट इज ए सेटलमेंट। तो अगर सेटलमेंट कर लिया है तो सेटलमेंट के बेस पर, कॉम्प्रोमाइज के बेस पर जो डिक्री पास होती है, that decree is called as consent decree or compromise decree. And the law says that there will be no appeal in the condition where there is a consent decree or compromise decree. And the rule is given in section 96 subsection 3. तो मैं आप सिंपल कह देता हूं, नो अपील अगेंस्ट कंसेंट डिक्री। इसमें आपके लिए प्रोविजन कहाँ देता है, ये मिलेगा आपको सेक्शन 96 सबसेक्शन 3 and order 43 rule 1a. Okay, now second choice, प्रीलिमिनरी डिक्री के केस में भी अपील नहीं की जा सकती, सो देयर इज अ बार ऑन अपील अगेंस्ट प्रीलिमिनरी डिक्री। सो नो अपील अगेंस्ट प्रीलिमिनरी डिक्री, प्रीलिमिनरी डिक्री। Now, the provision is given in section 97 and 97. The provision is given in section 97. Now, तीसरी बात, मतलब आप समझ लीजिए, एक कॉमन आदमी, एक कॉमन मैन, एक सामान्य व्यक्ति को अगर अपील फाइल करना है तो बहुत सोच समझ के फाइल करना होगा। पहले उसको देखना पड़ेगा कि क्या मेरे पास जो मैटर है या जो मैटर इन हैंड है उसमें कहीं अपील होने का चांस है या नहीं है। अगर कंसेंट डिक्री है सो देयर इज नो चांस ऑफ अपील। जहां पर प्रीलिमिनरी डिक्री अगर हाथ में आ रही है तो वहां पर भी देयर इज नो चांस ऑफ अपील। पेटी केसेस, छोटे छोटे मामलों में देयर इज नो चांस ऑफ अपील, सो नो अपील इन पेटी केसेस। इन पेटी केसेस there will be no appeal, 96 subsection 4 and section 102. Okay, now the fourth point, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील के प्रोविजन से मैं थोड़ा आपको शेयर करूं तो वहां पर अगर हम लोग बात करें तो देयर इज ए वन प्रोविजन and this is section 100A, section 100A CPC. Section 100A CPC gives the provision that there will be no appeal if decree passed by a single judge. इसका मतलब सीधा कहने का ये है कि जहां कहीं भी कोई फर्स्ट अपील या सेकंड अपील पास की गई है या कोई अपील फ्रॉम ऑर्डर हुई है एंड इट इज डिसाइडेड बाय अ सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट, तो नो फर्दर अपील विल लाई फ्रॉम डिक्री ऑफ सच बेंच। मतलब इसको थोड़ा और सिंपल मैं कर दे रहा हूँ, ये सेक्शन 100A CPC का प्रोविजन है एंड इट सिंपली सेज कि जहां पर फर्स्ट अपील हुई है, जहां पर सेकंड अपील हुई है या जहां पर ऑर्डर से अपील हुई है, इन तीनों में, और ये तीनों जो है डिसाइड किए गए हैं किसी सिंगल जज बेंच के द्वारा, सिंगल जज बेंच ऑफ हाई कोर्ट, ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच के द्वारा ये डिसाइड किया गया है। अगर ये सिंगल जज बेंच ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है देन नो फर्दर अपील, तब इसमें कोई भी अपील फर्दर लाई नहीं करता है। सीधा सीधा पॉइंट है। लास्ट प्रोविजन, द फिफ्थ पॉइंट, सेक्शन 105 कहता है वैसे मामले, वैसे ऑर्डर्स जो कि नॉन अपीलेबल हैं,
So all the orders passed by the court are non-appealable except in case जहां पर एक डिक्री इज अपील्ड फ्रॉम और डिक्री और डिफेक्ट और एरर इज देयर इन द ऑर्डर्स। मतलब बड़ा सीधा है, मैं सिंपल लैंग्वेज में शेयर कर दूं। सेक्शन 105 ऑफ द सीपीसी provides that the orders passed by the court, orders passed by the court, फिर से रिपीट कर रहा हूं, orders passed by the court, कोर्ट के द्वारा जो कोई आदेश ऑर्डर पास किया गया है वो सारे के सारे ऑर्डर नॉन अपीलेबल होंगे, यानी उस आदेश का, उस ऑर्डर का अपील संभव नहीं है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट उन आदेशों को छोड़ करके, उन ऑर्डर्स को छोड़ करके जहां पर एक डिक्री इज अपील्ड फ्रॉम, जहां पर एक ऑर्डर से अपील की जा सकती है उसको छोड़ करके। तो सिंपल सी बात क्या हो गई कि हमारे पास देयर आर 5 इंस्टेंसेस, देयर आर 5 इंस्टेंसेस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देयर आर 5 इंस्टेंसेस जहां पर हम अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। कंसेंट डिक्री के केस में नो अपील एज पर सेक्शन 96 सब सेक्शन 3। प्रीलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट में नो अपील एज पर सेक्शन 97 सीपीसी। पेटी केसेस के मामले में नो अपील एज पर सेक्शन 96(4) एंड 102 ऑफ द सीपीसी। सिंगल जज के द्वारा पास किए गए ऑर्डर्स यानी कि फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और ऑर्डर्स के मामले में अगर सिंगल जज बेंच हाई कोर्ट ने पास किया है उसमें भी फर्दर नो अपील, और नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स के केस में भी नो अपील। सो दीज आर द 5 इंस्टेंसेज जहां पर हम अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं, लेट्स सी। अब थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि फर्स्ट अपील क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो फर्स्ट अपील का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने को सेक्शन 96 सीपीसी को देखना है। व्हाट इज सेक्शन 96? सेक्शन 96 सिंपली provides that there will be an appeal from original decree। मैंने पहले ही बोला था कि डिक्री से अपील होती है, ऑर्डर से भी अपील होती है। डिक्री से अपील होगी, ऑर्डर से भी अपील होगी, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। नाउ फर्स्ट अपील इज नथिंग बट जब हम ओरिजिनल डिक्री से, जब हम ओरिजिनल डिक्री से हम पास करेंगे, जब ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट में जब हम अपील लेके जाएंगे, दिस इज द प्रोविजन जहां पर कि हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट अपील है। यानी फर्स्ट अपील का मतलब क्या है कि जब किसी पार्टी के पास डिक्री है एंड दैट डिक्री मस्ट बी ओरिजिनल वन। अच्छा, ओरिजिनल डिक्री का मतलब भी क्या है? ओरिजिनल डिक्री का मतलब है कि जिस कोर्ट में पहली बार हमने केस फाइल किया और उसी कोर्ट ने हमें डिक्री पास करके दिया, जिस कोर्ट में हमने, जिस कोर्ट में हमने केस फाइल किया और उसी कोर्ट ने हमें डिक्री पास करके दिया, तो फिर वहां से अगर हम लेके डिक्री पास करेंगे, आगे डिक्री लेके जाएंगे, डिक्री के अगेंस्ट में हम जा रहे हैं अपील फाइल करने, देन दिस इज फर्स्ट अपील। नाउ एज पर सेक्शन 96, सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग इट गिव्स राइट टू अपील फ्रॉम एवरी डिक्री। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एवरी डिक्री, यानी 96 के तहत कैसे भी डिक्री, इवन एक्स पार्टी डिक्री भी होगी तो भी उसका अपील किया जा सकता है। इवन ऐसी डिक्री विच हैज बीन पास्ड बाय एनी कोर्ट,
एक्सरसाइजिंग द ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, तो वो भी यहाँ पर हम लेके आते हैं, तो भी उसके लिए भी फर्स्ट अपील की जा सकती है। ओके, सो नाउ देखिए, जब कभी भी फर्स्ट अपील का कॉन्सेप्ट सामने आएगा तो सेक्शन 96 इसको हमने रीड विद करना है ऑर्डर 4141 सीपीसी के साथ। देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर सिंपल शेयर कर दूं, सेक्शन 96 में क्या कहा गया है। सेक्शन सेक्शन 96 सिंपली कहता है कि भाई फर्स्ट अपील होगी, फर्स्ट अपील होगी, उसके लिए क्या करना है, एवरी डिक्री, जस्ट सेकंड, एक सेकंड होल्ड करना। ओके, तो 96 में हर एक डिक्री कवर हो जाती है जिसका हम अपील फाइल करते हैं, यानी डिक्री कवर होती है। डिक्री कहने का मतलब क्या है, अब डिक्री में हर एक डिक्री कवर होगी लेकिन कंसेंट डिक्री कवर नहीं होगी। कंसेंट डिक्री कवर नहीं होती है, ये बात 96 के सब सेक्शन 3 में मेंशन किया हुआ है, और हम लोग यहाँ पर जो बात करें 96 में बात कर रहे हैं, 96(1)(2) में बात कर रहे हैं। सो नाउ द पॉइंट हियर इज, हर एक डिक्री आती है और इसमें हम किसको ले रहे हैं, एक्स पार्टी डिक्री की बात करते हैं। सो इफ द कोर्ट हैज पास्ड इन एक्स पार्टी डिक्री, तो इस डिक्री के खिलाफ हम अपील फाइल कर सकते हैं। ओके, नाउ अब जरा समझिए एक और प्रोविजन ऑर्डर 41 का। ऑर्डर 41 क्या करता है सीपीसी का, ऑर्डर 41 रूल 1 सीपीसी का सिंपली कहता है, हर एक अपील जो होगी, एवरी अपील शैल बी प्रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और ये क्या कहना चाह रहा, सिंपल ये कहता है कि प्रोसीजर क्या होगा, सपोज इफ आई हैव टू फाइल एन अपील, सो क्या तरीका होगा, मोड क्या होगा, मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, किस तरीके से हम फाइल करेंगे। तो जब कभी भी हमें अपील फाइल करनी है तो हमें क्या फाइल करना होगा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करनी होगी, मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करनी होगी। मेमोरेंडम ऑफ अपील की जब भी होती है, इसकी कॉपी के साथ, इसके साथ हमें जजमेंट की कॉपी लगानी होगी, जजमेंट की कॉपी हमें अटैच करनी होगी। अच्छा, इसमें सब में सिर्फ आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, रखिए रटना रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझ लेना, कुछ नहीं है, एकदम खेल कूद है, एकदम खेल कूद है, आसान है, बहुत ही आसान। आपको बस टर्म पकड़ लेना है, वर्ड पकड़ लेना है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग अपील की बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपील की बात कर रहे हैं, और अपील में कौन सा अपील बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट अपील की बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट अपील में हम लोग यहाँ पर बात क्या करेंगे कि भाई जब भी फर्स्ट अपील में ऑर्डर 41 की बात करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ अपील चाहिए, जजमेंट की कॉपी लगानी होगी, जजमेंट की कॉपी के साथ साथ और भी कुछ लगाना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं, जब आप मेमोरेंडम ऑफ अपील बनाओगे तो उसमें आपको ग्राउंड मेंशन करना पड़ता है, यू हैव टू मेंशन द ग्राउंड्स, कि भैया आपके पास अपील फाइल करने का क्या आधार है, व्हाट आर दोज ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर फाइलिंग एन अपील, यू आर प्रेफरिंग एन अपील बिफोर द अपीलेट कोर्ट, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, नाउ इसके अलावा एक और प्रोविजन, एंड दिस इज ऑर्डर 41 रूल नंबर 5। ऑर्डर 41 रूल 5 कहता है कि जब भी कोई अपील हम फाइल करते हैं, दैट अपील शैल नॉट ऑपरेट एज ए स्टे ऑफ प्रोसीडिंग। अगर कोई अपील फाइल कर दी गई तो अपील फाइल होने का मतलब ये नहीं है कि जो प्रोसीडिंग कहीं नीचे की कोर्ट में चल रही होगी तो दैट इज अंडर स्टे, उसको हम स्टे करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको फिर से रिपीट करके बताता हूँ। मान लीजिए हमने अपील फाइल करी, तो अपील फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि प्रोसीडिंग पर नीचे की कोर्ट में स्टे लग जाएगा, नहीं। अनलेस कि जब तक कि कोर्ट ने, अनलेस कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया, कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया है कि भाई नीचे की प्रोसीडिंग पर स्टे लगाया जाता है, तब तक नहीं होगा। सो सिंपल, आप यहाँ एक लाइन लिख सकते हो, इट प्रोवाइड्स दैट एन अपील shall not operate as a stay of the proceeding, stay of the proceedings under a decree or order appealed against।
और कुछ भी नहीं इसमें दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं। ये सब जो भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अपील का प्रोसीजरल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। भाई मेमोरेंडम लेके जाना है, मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करनी है, ग्राउंड्स मेंशन करना है, जजमेंट की कॉपी लगानी है, ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं, ये सब सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट है। नाउ एक और प्रोविजन यहां पर आता है, एंड दिस इज समरी डिसमिसल। जब कभी भी कोई अपील फाइल होती है तो हाई कोर्ट या कोई कोर्ट जो है, उस कोर्ट के पास पावर है एज पर ऑर्डर 41 रूल 11 एंड रूल 11A। एज पर ऑर्डर 41 रूल 11 एंड रूल 11A कि कोर्ट जो है डिसमिस कर सकता है अपील को, एंड दैट डिसमिसल विल बी समरी डिसमिसल। मतलब हम पूरा सुनने नहीं जा रहे हैं, आप मुझे ग्राउंड्स बताओ, आप मुझे मेरिट बताओ, आप उसमें वो चीजें बताइए, कोर्ट को कन्विंस कीजिए जिससे कि कोर्ट आपके इस सो कॉल्ड अपील को एडमिट कर ले, डिसमिस ना करे। तो समरी डिसमिसल ऑफ अपील का जो प्रोविजन है ऑर्डर 41 रूल 11 एंड रूल 11A में है। नाउ इसके आगे की बात होती है, मान लीजिए कि अपील हमारा डिसमिस नहीं हुआ, तो अगर अपील डिसमिस नहीं होगा तो क्या होगा? इफ अपील इज नॉट डिसमिस्ड तो अपील का एडमिशन हो जाएगा, और अगर अपील का एडमिशन हो जाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर अपील का एडमिशन हो गया तो उसके लिए एक डेट लगेगी, एंड दैट विल बी द हियरिंग ऑफ द फॉर द अपील, हियरिंग फॉर द अपील। ये हियरिंग वाली डेट ही नहीं आती, यही बड़ी मतलब दुख की बात कहिए चाहे जो भी कहें, हियरिंग वाला जो प्रोविजन है ये जल्दी नहीं आता है, ये काफ़ी लंबा समय लगता है। इसमें नोटिस इशू होता है अदर पार्टी को, जैसे अगर अपीलेट कोर्ट एक पार्टी गई तो दूसरी पार्टी जो डिफेंडेंट या जो भी अगेंस्ट पार्टी है, अदर पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, उसको नोटिस जारी किया जाएगा, नोटिस इशू किया जाएगा। नोटिस के बाद उसका क्या रिस्पॉन्ड है, क्या वो नोटिस सर्व हुआ नहीं हुआ, उसके बेस पर अगर वो अपीयर करता है या उसका एडवोकेट अपीयर करते हैं तो फिर हियरिंग की डेट फिक्स होती है, और उसके बाद हियरिंग होती है अपील में। सो अभी तक का प्रोविजन, अभी तक का जो पार्ट है वो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। मेन कंसर्न क्या है, मेन इशू क्या है? मेन इशू सबसे पहले अभी तक जो हम लोगों ने देखा था उसमें क्या देखा था? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भाई अपील शब्द का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अपील। उसके बाद अपील के बारे में हमने बात करी, उसका नेचर देखा कि भैया नेचर ऑफ अपील क्या होती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ अपील, नेचर ऑफ अपील क्या है, ये हमने देखा। इसमें मैंने आपको बताया कि एक सब्सटैंटिव राइट होता है, अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग होता है। इसमें मैंने आपको बताया कि ये प्रोसीजरल राइट नहीं होता या प्रोसीजरल पार्ट नहीं होता है। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस ये भी किया था कि अपील किन किन मामलों में हो सकती है और किन किन मामलों में नहीं हो सकती है। तो मैंने आपसे कहा था कि डिक्री का अपील हो सकता है, जब ओरिजिनल डिक्री से अपील होती है तो हम फर्स्ट अपील कहते हैं, उसको 96 में दिया गया है, 96/41 ऑर्डर 41। सेकंड अपील की बात करते हैं तो सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 103 और उसमें ऑर्डर 42। अगर हम ऑर्डर से अपील की बात करेंगे तो सेक्शन 404 और ऑर्डर 43। अगर कोई गरीब आदमी इंडिजेंट पर्सन अगर जा रहा है अपील फाइल करने के लिए तो सेक्शन ऑर्डर से ऑर्डर 44। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो ऑर्डर 45। तो ये सारा पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसके बाद अभी हम लोगों ने जस्ट फर्स्ट अपील का प्रोविजन देखा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है, वो मुझे आपको शेयर करना है। देखिए, जब कभी भी हम अपील फाइल करते हैं तो उसमें हमेशा एक मुद्दा रहेगा, एंड दैट इज सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, हमेशा ये मुद्दा रहता है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वाला। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है। देखिए, अगर हम सीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, देन सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का जो मुद्दा है, जो इशू है, इट इज रिलेटेड विद द सेकेंड अपील अंडर सेक्शन 100, यानी अंडर सेक्शन 100 सीपीसी। खैर, प्रोविजन तो दिया हुआ है, लेकिन हमें यहां पर यह देखना होता है कि
सेकेंड अपील जब कभी भी हम फाइल करेंगे, देन सच अपील must be on ground that the case involves substantial question of law. अब ये बड़ा इंग्लिश का टर्म लगता होगा, बड़ा बहुत लोगों को अजीब लग रहा हो कि ये क्या है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात। फिर एक लाइन आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो आप सीधा लिख देना अगेन कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज नॉट डिफाइंड इन द सीपीसी, एग्जाम के पर्पस। बट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब जो है, हम अगर जनरल मीनिंग में निकालें तो हम उन क्वेश्चंस को कहते हैं, वैसे क्वेश्चंस, सच क्वेश्चंस विच आर नेसेसरी टू बी डिसाइडेड, वैसे क्वेश्चंस जिसको कि कोर्ट ने हर हालत में डिसाइड करना ही करना है, वैसे क्वेश्चंस जिसको कि कोर्ट ने हर हालत में डिसाइड करना ही करना है। अगर डिसाइड नहीं किया गया तो केस का डिस्पोजल नहीं हो सकता। नंबर वन, कोर्ट ने उसको डिसाइड करना ही करना है बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द राइट्स ऑफ द पार्टीज। पार्टी की राइट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, पार्टी के राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सिंस इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द राइट्स ऑफ द पार्टीज, यानी आप ऐसे समझ लो, वैसे मैटर्स, वैसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली पार्टीज के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको कोर्ट ने हर हालत में डिसाइड करना ही करना है, उन क्वेश्चंस को सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। इसके लिए एक 1962 का बहुत फेमस केस है, लैंडमार्क जजमेंट भी आप कह सकते, बहुत फेमस है, चुन्नीलाल वर्सेज मेहता एंड सन्स लिमिटेड। ये केस 1962 का है, दिस केस इज रिपोर्टेड इन द एआईआर 1962। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करके दिया कि आप कैसे पहचानोगे, आपसे मतलब ये तो मैंने कह दिया ठीक है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, वैसे क्वेश्चंस जिसको कोर्ट ने डिसाइड करना ही करना है, झक मार के करना है भैया, करेंगे ही करेंगे। और दूसरा वैसे क्वेश्चंस जिसको, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं पार्टी के राइट्स से, राइट्स ऑफ द पार्टीज से, उसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन। लेकिन सवाल ये है, नाउ द क्वेश्चन हियर इज whether a particular question can be a substantial question of law। आप कैसे पहचानोगे, आप कैसे जानोगे कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है? हाउ? दिस इज द पॉइंट। इसके ऊपर लेजिस्लेचर ने कुछ नहीं लिखा है। मैं अक्सर इसलिए कहता रहता हूं कि ये बात जल्दी लोग बताएंगे नहीं, या तो आप कंफ्यूज होंगे, बता दोनों चीजें देंगे लोग कि भाई लेजिस्लेटिव व्यू क्या है, जुडिशियल, लेकिन ये नहीं बताएंगे लेजिस्लेटिव, सीधा मुद्दे के बाद हाँ पढ़ा दिया, चलो भाई इस केस में ये हुआ, उस केस में हुआ, आप रटते रहो बैठ के। नाउ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे पहचानेंगे? इसको पहचान करने का सबसे आसान तरीका है, आपको यह देखना है कि कोई मुद्दा, कोई क्वेश्चन, क्या वो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, वेदर अ क्वेश्चन इज इट ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, ऐसा है क्या? नंबर वन। नंबर टू, क्या एक क्वेश्चन डायरेक्टली या सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली मीन्स पार्शियली, यहां पर पार्टीज के राइट्स को अफेक्ट करता है या नहीं करता है? हम वैसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पार्टीज के राइट्स से जुड़ा हुआ है या नहीं। आप कम से कम अगर ये दो पॉइंट भी फाइंड आउट कर पाते हो, आप इन दो फॉर्मूले को भी अप्लाई करते हो, देन इन दैट कंडीशन यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसको हम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कह सकते हैं। सो नाउ कैसे पहचान करेंगे? सबसे पहला काम, वेदर इट इज ऑफ अ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। क्या जो क्वेश्चन है इट इज ए जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन नंबर वन। नंबर टू, वेदर इट इज डायरेक्टली
and substantially affect the rights of the parties। क्या ये डायरेक्टली और सब्सटेंशियली पार्टीज के राइट्स को जुड़ा हुआ है या नहीं है? ठीक है। तो दो चीजें हमने क्लियर यहां पर करी। रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सुन के समझ लेंगे, आप लिख लेंगे अच्छे से एग्जाम में। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सीपीसी में अगेन डिफाइंड नहीं है। इसका जनरल मीनिंग जो होता है वो मैंने बता दिया कि विच आर नेसेसरी टू बी डिसाइडेड, दोज क्वेश्चंस विच अफेक्ट द राइट ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज के राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे किसी क्वेश्चन को आप पहचानोगे कि वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। इसका है मैंने उपाय बता दिया आपको। इफ इट इज रिलेटेड विद जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस देन डेफिनेटली इट विल बी अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। चलिए, नाउ अब आते हैं अपील के नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में आता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। ये मैंने आपको पहले बताया कि अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स ये आता है ऑर्डर 43 में, सेक्शन 104, सेक्शन 104, ऑर्डर 4343। नाउ इसको आप इसको एग्जाम में दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, कह सकते हैं कि व्हाट आर अपीलेबल ऑर्डर्स। अपीलेबल ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये भी आ सकता है, व्हाट आर अपीलेबल ऑर्डर्स। देखिए, तो कौन कौन से ऐसे आदेश हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसका अपील किया जा सकता है। चलिए, सबसे पहला मैं डायरेक्ट आपको प्रोविजन बता दे रहा हूं बस। सेक्शन 35A, इसके तहत कोई अगर आदेश पास किया गया, कोई ऑर्डर पास किया गया, तो इसका हम सीधे अपील फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 35A में हम बात करते हैं कॉस्ट, कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट फॉर वेक्सेसियस क्लेम। नंबर टू, सेक्शन 91 एंड 92, सेक्शन 91 और 92 के तहत कोई ऑर्डर अगर पास किया गया, उस ऑर्डर का भी अपील किया जा सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन 95, सेक्शन 95 के तहत अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है तो भी इसका अपील किया जा सकता है। सेक्शन 95 में हम बेसिकली बात करते हैं अरेस्ट वगैरह की, अटैचमेंट वगैरह की बात करते हैं। यानी अगर अरेस्ट का आदेश दे दिया, अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में हम जा सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर 7, रूल 10, इसको हम लोग बोलते हैं 7-10, इसमें हम लोग बात करते हैं रिटर्निंग ऑफ प्लेंट की। यानी प्लेंट जब कोर्ट रिटर्न कर दे, रिटर्निंग ऑफ ए प्लेंट, कि भैया ये प्रॉपर कोर्ट नहीं है, आप सही कोर्ट में जाके अपना प्लेंट लगाओ। सो प्लेंट की रिटर्निंग का जो आदेश है, ऑर्डर होगा, यानी ऑर्डर 7-10, ऑर्डर 7, रूल 10 में जो ऑर्डर होता है उसका भी अपील हो सकता है। इसके अलावा डिसमिसल फॉर डिसमिसल ऑफ ए सूट, जब यहाँ पर आते हैं बात, तो उसके लिए हम करें ऑर्डर 9, रूल 9। ऑर्डर 9, रूल 9 के तहत अगर कोई आदेश पास किया गया, इसका भी अपील किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑर्डर 9, रूल 13, इसमें भी अगर कोई आदेश पास किया जाएगा तो इसका भी हम कर सकते हैं अपील। चाहिए ऑर्डर 9, रूल 13 तो आपको याद होगा, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने की, एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने की। नेक्स्ट, ऑर्डर 11, रूल 21, इसमें भी अगर कोई आदेश, कोई ऑर्डर पास किया गया तो भी वो क्या होगा, अपीलेबल होगा, इसका अपील किया जा सकता है। उसी तरीके से ऑर्डर 21, रूल 34, इसमें भी अगर कोई आदेश पास किया गया तो ये अपीलेबल होता है, इसका भी अपील हो सकता है। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अब हम लोगों को एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई फर्स्ट अपील और सेकंड अपील, दो तरह के अपील की हमने बात करी। फर्स्ट अपील मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फर्स्ट अपील में ओरिजिनल डिक्री से अपील होती है, और सेकंड अपील की भी बात हमने करी थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट अपील और सेकंड अपील? सेकंड अपील और फर्स्ट अपील में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पहले आपको यहां पर बता दूं कि फर्स्ट अपील जब भी हम बात करते हैं तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाला जो डिक्री होता है, वहां से जो मिलता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाला जो डिक्री आती है, उससे जो अपील होगी वो फर्स्ट अपील में होगी। ये क्या होता है कि अपीलेट जुरिस्डिक्शन से कोई अपील गई, यानी क्या होता है कि हम पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से चले, उसके बाद फर्स्ट अपील हुआ, फर्स्ट अपील में भी फिर हम केस हार चुके, फिर वहां से जो आता है मैटर वो यहां पर आता है, तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन से आता है यहां पर, और यहां पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से। दूसरा, ये हमेशा ऑफ कोर्स सुपीरियर कोर्ट में आएगा। एंड सुपीरियर कोर्ट कहने का मतलब जरूरी नहीं कि ये हाई कोर्ट है। इट मे बी हाई कोर्ट, इट मे नॉट बी हाई कोर्ट, इट मे बी हाई कोर्ट और इट मे नॉट बी हाई कोर्ट, इट इज नॉट। बट सेकेंड अपील के केस में हमेशा 100% ये हमेशा कहाँ लिखता है? हाई कोर्ट में ही होता है। सेकेंड अपील इज ऑलवेज लाइज बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। नेक्स्ट, ये फर्स्ट अपील की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी फैक्ट के मुद्दे पर भी हम लगा सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ के मुद्दे पर लगा सकते हैं, या क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट या फैक्ट एंड लॉ के मुद्दे पर भी लगा सकते हैं। यानी अगर सिर्फ फैक्ट का मुद्दा हो तो फर्स्ट अपील कर लो, सिर्फ लॉ का मुद्दा हो तो भी आप कर लो, या आपके पास फैक्ट और लॉ दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन हो तो भी आप फर्स्ट अपील करोगे। लेकिन जब आप सेकेंड अपील में जाओगे तो आपको मैंने क्या बोला? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सिर्फ इसी ग्राउंड पर आप सेकेंड अपील में जा सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट अपील करने की बात करें तो फर्स्ट अपील के लिए कहते हैं कि फर्स्ट अपील में नॉर्मली सब तरह की आ सकती है, नो फर्स्ट अपील आ सकती है, बट जहां पर अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपए तक का अगर मामला है, अगर 10,000 रुपए तक का मामला है तो हम उसका फर्स्ट अपील नहीं कर सकते हैं। यहां पर ये सीधा अमाउंट 20,000 हो जाता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट अपील करने के लिए हमारे पास 90 डेज होता है। सो पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग फर्स्ट अपील इज 90 डेज। कब? इफ सच अपील लाइज टू हाई कोर्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारा फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में जाएगा तो 90 डेज, और 30 दिन का टाइम रहता है जब हमारा अदर कोर्ट में जाना है तब। लेकिन अगर हम सेकंड अपील की बात करेंगे, इन केस ऑफ सेकंड अपील, सेकंड अपील हमेशा, चूंकि ये हाई कोर्ट में ही जाएगा तो ये 90 डेज का ही होता है। तो आपसे कोई पूछ दे, याद रखिएगा, सेकंड अपील फाइल करने के लिए 90 दिन का लिमिटेशन होता है, फर्स्ट अपील का 30 और 90, 30-90। अगर हाई कोर्ट में जाएंगे तो 90 दिन, और लोअर कोर्ट में रहा तो, या अदर कोर्ट में रहा तो 30 दिन। ये यहां पर आपका हो गया फर्स्ट अपील और सेकंड अपील के बीच का डिफरेंस। नाउ अब थोड़ा बात कर लें कि अब हम अपील लेके पहुंच गए कहां। देखिए, हम लोग चले थे अपील का मीनिंग से, डेफिनेशन से, ये सब समझते समझते अब हम लोग पहुंच गए हैं अपीलेट कोर्ट। मान लीजिए हमने अपील फाइल कर दी। अपील फाइल करने के बाद अब पावर क्या है? पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट, अपीलेट कोर्ट के क्या पावर्स हैं? अगर हम पावर की बात करें तो सबसे पहला, एकदम सिंपल नॉर्मल बच्चों वाली बात, अरे भाई किसी भी कोर्ट में अगर हम जाएंगे तो उस कोर्ट का पावर क्या है? कोर्ट जो है मैटर को डिस्पोज ऑफ करेगा, कोर्ट जो है मैटर को डिसाइड करेगी। सो पावर टू डिटरमिन द केस फाइनली, तो सबसे पहला है क्या करना? फाइनल डिस्पोज ऑफ करना, फाइनली डिस्पोज ऑफ करना, डिस्पोज ऑफ करना। दिस इज द पावर। ये किसका काम है? ये पावर है अपीलेट कोर्ट का। दूसरा, अगर जरूरत पड़ती है, अच्छा ये बात मैं आपको बता दूं, इसका प्रोविजन दे देता हूं। ये प्रोविजन आपको मिलेगा सेक्शन 107 सब सेक्शन 1
क्लॉज ए, इसको हम रीड विथ करेंगे, ऑब्वियसली आपको याद होगा ऑर्डर 4141 के साथ। अगर और स्पेसिफिक जाएंगे तो रूल 24। नंबर 2, अगर हम बात करेंगे अपीलेट कोर्ट के और क्या पावर्स हैं। अपीलेट कोर्ट के पास पावर यह है कि वो रिमांड कर सकता है केस को, रिमांड दी केस, इसके पास पावर है रिमांड दी केस। सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, इसको हमने रीड विथ करना है ऑर्डर 41 रूल 23। नंबर 3, और क्या पावर्स हो सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पावर है। हम अपीलेट कोर्ट में हैं, हम अपील फाइल करते हैं, कर चुके हैं। अपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो इश्यूज फ्रेम कर सकती है। अपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो केस को दोबारा से रीट्रायल करने के लिए दूसरी कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेज सकती है। सो पावर टू फ्रेम इश्यूज, इशू फ्रेम कर दिया कि लो भैया ये इशू हमने फ्रेम कर दिया, तुम इसका क्या करो, ट्रायल कर लो, एंड सेंड द केस फॉर रीट्रायल। सो रीट्रायल करने के लिए दोबारा से भेजा जा सकता है। दिस इज द पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट अंडर सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी। रीड विथ कर रहे हैं इसको ऑर्डर 41 रूल नंबर 2526। दिस इज द प्रोविजन। नाउ नेक्स्ट, अपीलेट कोर्ट क्या कर सकती है और एडिशनल एविडेंस लेना, एडिशनल एविडेंस लेना। सो एडिशनल एविडेंस लेने की अगर बात करें तो ये पावर मिलता है उसको सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर डी, रीड विथ ऑर्डर 41 रूल 27 रूल 2729। एंड द लास्ट पांचवा जो है दैट इज पावर टू मॉडिफाई डिक्री, पावर टू मॉडिफाई डिक्री, डिक्री को मॉडिफाई करने का पावर, एंड दिस इज ऑर्डर 41 रूल 33। देखिए अब ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि कितना भारी है, दिमाग में नहीं जा रहा है, अजीब सा लग रहा होगा, कुछ नहीं है। एकदम सिंपल है और आसान है। देखिए कैसे, आपने जो अभी तक मैंने जो बताया उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, एकदम से फ्रेश बता देता हूं फिर से। इसका एक समरी रिकैप देता हूं, उसमें आपको सब दिमाग में सेट हो जाएगा। हम कहां पहुंच गए, अपील लेकर के अपीलेट कोर्ट। अब अपीलेट कोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन ये अपीलेट कोर्ट की पावर क्या है, शक्तियां क्या है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट, ये तो पता ही नहीं। भाई साहब कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, भाई साहब कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में जो इनका पावर मिलता है वो सेक्शन 107 में मिलता है, सेक्शन 107। ऑर्डर वही पुराना वाला ऑर्डर 4141, याद कीजिए मैंने पहले बताया था ऑर्डर 41। ठीक, सो नाउ अपीलेट कोर्ट पहुंच गए। अपीलेट कोर्ट का पावर क्या है वो 107 में देखने को मिलेगा। सबसे पहला एकदम बेसिक पार्ट की हम चाहेंगे जिस किसी भी कोर्ट में जाए कि भैया हम चाहेंगे कि भैया हमारा मैटर सुलझा दो, हमारा मैटर डिस्पोज ऑफ कर दो, हमारा मैटर खत्म कर दो बढ़िया से मेरे फेवर में, यही तो चाहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मैटर क्या हो जाए, डिस्पोज ऑफ हो जाए। या यूं कहिए कि सिंपल भाषा में कहें, देहाती भाषा में कहें तो भैया हम जिस मुद्दे को लेकर आपके पास जाएं उस मुद्दे को सुलझा दो, हमारे केस को फाइनलाइज कर दो। एंड दिस इज द पावर गिवन टू द अपीलेट कोर्ट अंडर सेक्शन 107। एकदम देखिए ध्यान से सीक्वेंस में, सब रूल सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए, देखिए यहां पर क्लॉज ए है। सो सबसे पहले ए में, उल्टा भी अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या चाहेंगे कोर्ट से, जनाब आपके पास आए हैं, आप इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दो, मेरे फेवर में कर दो, मैं तो यही चाहता हूं। ठीक, अब इसके बाद इसका ऑर्डर से अगर आप इसको मिला के देखेंगे, ऑर्डर 41, ये तो 41 का 41 रहेगा, लेकिन इसमें रूल आता है 24। ठीक, 24। दूसरा, अब हम चाहते थे कि डिस्पोज ऑफ कर दो, तो डिस्पोज ऑफ कैसे करेगा,
डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसको कुछ चाहिए तो कहते हैं कि भैया उसके पास सबसे बड़ा पावर है, दैट इज रिमांड द केस। तो डिमांड कर सकता है केस का। तो देखिए 107 सेम सेक्शन सब सेक्शन 1 और क्लॉज नंबर क्या लग गया, ए की जगह पर बी आ गया। कितना आसान है। यहां पर आइए, ऑर्डर 41 है, रूल यहां पर 24 है, तो यहां पर कुछ नहीं, थोड़ा सा पीछे हट जाना है, 23 में घुस जाइए और 23 ए में घुस जाइए, यहां से माइनस में चले जाइए 1 में। नाउ तीसरी बात, कोर्ट के पास अब रिमांड करके ले आया केस को, पता चल गया, तो कोर्ट के इधर इसमें तो कोई मैटर ही नहीं है यार। ऐसा करते हैं ना, तुम्हारा इशूज फ्रेम कर देते हैं, इशू फ्रेम करके फिर से हम आपको इसको रिट्रायल के लिए भेज देते हैं, क्या दिक्कत है। तो चलो क्या कर दिया, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इशू एंड रीट्रायल, सेंड फॉर रीट्रायल। अब ये यहां पर देखिए तो आपको क्या दिखेगा, सेक्शन 107 का साथ ही रह गया, सब सेक्शन 1 ही रह गया। यहाँ ए बी, यहां पर ए था, यहां बी था, यहां सी है। रीड विथ करेंगे तो ऑर्डर 41 का 41 रह जाएगा, रूल यहां पर 24 था, 23 हो चुका, तो अब क्या बचेगा, 25 और 26। ओके। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले गए तो कहेंगे कि जनाब मेरा केस डिस्पोज ऑफ कर दो, तो कोर्ट कहेगा ठीक है भैया पूरा मैटर आने दो, रिमांड करने दो केस को। केस को रिमांड कर लिया, केस को रिमांड करके कोर्ट ने देखा तो बोले यार कुछ नहीं है इसमें, इसमें क्या करता हूँ, फ्रेम कर देता हूँ इश्यूज को, इशू फ्रेम कर दिया, उसके बाद उसको रिट्रायल के लिए सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट, अगर कोर्ट में कोई पार्टी आती है, वो कहती है जनाब पार्टी यानी कि जो अपीलेट पार्टी है, यानी जो अपीलेट पर्सन आया है हमारे सामने, अपीलांट, अगर वो कहता है कि जनाब हमारे कुछ एविडेंसेस थे जिस एविडेंस को नीचे की कोर्ट ने नहीं लिया, तो हम यहाँ पर फिर से एडिशनल एविडेंस देना चाहते हैं, तो एडिशनल एविडेंस, तो एडिशनल एविडेंस लेने का पावर है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेक्शन 107 का 107, सब सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1, और यहाँ पर सी की जगह पर क्या लिख देंगे, डी। ऑर्डर वही 41 रह जाएगा, रूल यहाँ पर 25 26 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 के बाद 27, और 27 से लेकर 29, 28 29 सब इसी में आ गया। और लास्ट, मोडिफाई डिक्री, डिक्री को जो पहले से है उसे को डिक्री को मॉडिफाई करने का पावर है। अब इसके लिए यहां पर कुछ नहीं है, ऑर्डर 41 है, रूल 33 है। देखिए ये पूरा ऑपरेशनल पार्ट है, ऑपरेशनल पार्ट मतलब सीधा सीधा प्रैक्टिकल प्रोसीजरल पार्ट है, इसलिए यहां पर क्या कर दिया, मॉडिफाइड डिक्री, और उसका जिक्र कहां किया, ऑर्डर में किया। ऑर्डर 41, रूल 33। नाउ अब एक चीज और मैं यहां पर आपको साथ के साथ बता दे रहा हूं, अगर आपसे कभी पूछ दे, एक अलग से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमांड, तो कभी भी परेशान मत होइएगा। अगर एग्जाम में सवाल पूछता है व्हाट यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमांड या कॉन्सेप्ट ऑफ रिमांड, पर नोट्स लिखिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अपीलेट कोर्ट का पावर है, और ये मैंने आपको पहले बताया था, ऑर्डर 41, रूल 23 एंड 23A। सेक्शन के साथ जाएंगे तो सेक्शन 107, सब सेक्शन 1 और क्लॉज नंबर बी, बस इतना याद रखिएगा। तो जो मैंने पहले इसमें बता रखा है इसी को अलग से पूछा जाता है, रिमांड का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमांड। नाउ देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिमांड में क्या होता है, अगर ये भी आप लोग को अगर थोड़ा बहुत डाउट लगे तो वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमांड में कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमांड में कहते हैं कि जहां पर कोर्ट को मैटर समझने के बाद केस को लगता है कि रिकॉल करना चाहिए, यानी कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, द कोर्ट विच हैज पास द डिक्री, या जिस डिक्री के अगेंस्ट में अपील आई है, उस डिक्री को वापस भेज देना, डिक्री सेंट बैक। अब डिक्री डिक्री आ गई, पूरा केस आ गया, कोर्ट को क्या करना है, कोर्ट को पूरा का पूरा मैटर मंगवा लेना है, और मंगवाने के बाद उसके सारे इश्यूज और बाकी जो मैटर्स हैं केस वो सारे के सारे उसको लेके समझ लेने हैं। कुछ प्रीलिमिनरी पॉइंट्स पर डिस्कस करना है। प्रीलिमिनरी पॉइंट्स कहने का मतलब क्या है, लाइक रेस जुडिकेटा, लाइक लिमिटेशन का इशू, इन सारे टॉपिक्स पर, बार के इश्यूज पर, यानी कहीं किसी तरीके से बार तो नहीं लगा है इसके ऊपर, इन इश्यूज पर डिस्कस करना होता है। इसी को हम बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिमांड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम लोग के पास एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें हम लोग बात करते हैं अपील। कहां करेंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट में।
इसके लिए प्रोविजन मिलता है सेक्शन 109। देखिए सिंपल सी बात समझिए, अपील अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है तो सीपीसी के हिसाब से, सीपीसी के स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अकॉर्डिंग सेक्शन 109 इस बात का परमिशन देता है कि कोई पर्सन जो पीड़ित है, अग्रीव्ड है फ्रॉम एनी जजमेंट, फ्रॉम एनी डिक्री और फ्रॉम एनी फाइनल ऑर्डर ऑफ ए हाई कोर्ट, ऑब्वियसली हाई कोर्ट से अपील जाएगी, ऑफ ए हाई कोर्ट, तो उस केस में वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले अलग अलग बड़े इश्यूज हैं भाई। इशू क्या है पता है? आपको पहले हाई कोर्ट से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ध्यान दीजिए, ये सब लोग अगर प्रैक्टिस में आएंगे तो ये नहीं कोई करना चाहता है, लेकिन प्रोविजन है, मैं पहले बता रहा हूं। हाई कोर्ट से इस बात का परमिशन लेना पड़ता है, सॉरी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। हाई कोर्ट वो सर्टिफिकेट इशू करता है उस पीड़ित पक्ष को कि हाँ, जो मैटर तुम लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हो, दैट मैटर इज कनेक्टेड विद द सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। उसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, एंड दैट मस्ट बी, और दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसको डिसाइड किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सीधा सीधा ये बताना कि हाँ भैया सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर हाई कोर्ट ये लिख करके दिया सर्टिफिकेट, तो ही हाई सुप्रीम कोर्ट में आप अपील फाइल कर सकते हैं। ओके, नाउ इसके अलावा तो जनरल जो हम लोगों को पता है वो आप सबको पता है। आर्टिकल 133, 133 क्लॉज 1, आर्टिकल 133 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि कोई भी जजमेंट, कोई भी डिक्री, कोई भी फाइनल ऑर्डर किसी भी सिविल प्रोसीडिंग का जो कि हाई कोर्ट से आया होगा, उसमें अगर हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया, देन इसका अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत ही सिंपल बात बता रहा हूं। यानी अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट में भाई अपील फाइल करनी है, तो अपील फाइल करने के लिए हमारे पास दो जगहों से रास्ते निकलते हैं। एक है सीपीसी, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन। सिविल अपील की बात करें, खास करके सिविल अपील, एक है सीपीसी और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन। सीपीसी में जाएंगे तो सेक्शन 109 कहता है कि आपको लेके जा सकते हो, और कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे तो आर्टिकल 133 क्लॉज 1 कहता है कि आप जा सकते हो अपील में, सिविल अपील में। सीधा सा पार्ट है। यहां पर आपका अपील का टॉपिक हो गया कंप्लीट, यहां पर हो गया फिनिश।